गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक आपका साहित्य का नया चैप्टर लेंगे, पार्ट 2, लाख की चूड़ियाँ। मैं चाहती हूँ जब मैं ये आपको कराऊँ तो आप अपनी जो पसंद बुक है वो खोल के बैठें और जैसे जैसे मैं समझाऊँ आप उसमें समझते जाएं। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो बच्चों, लाख की चूड़ियाँ जो है आपके जो वसंत का पार्ट 2 है, वो एक ऐसे इंसान की कहानी है जो चूड़ियाँ बनाता था, मनिहार था, लाख की चूड़ियाँ बनाता था। लाख जो होता है एक तरह का मोम की तरह एक पदार्थ होता है लाल रंग का, जो चूड़ियाँ बनाने, गहने बनाने में काम आता है। ठीक है, तो पुराने समय में इसका बहुत अधिक प्रयोग होता था। इसकी ही बनाई हुई चूड़ियाँ, लाख की बनी हुई चूड़ियाँ ही पहनी जाती थी पहले ज़माने में। तो इस कहानी के द्वारा लेखक ये दिखाना चाहता है कि जैसे जैसे मशीनी युग आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो कैसे जो हाथ से बनाने वाले उद्योग थे, शिल्प जिसको बोलते हैं, हैंडीक्राफ्ट, वो कैसे कैसे लुप्त होते गए, ख़त्म होते गए, उनकी जगह कैसे मशीनों ने ले ली। और बहुत से ऐसे कारीगर वो बेरोज़गार हो गए। मशीनी युग आना एक अच्छी बात है, तरक्की की बात है, लेकिन उसका नुकसान भी हुआ। बहुत से ऐसे लोग बेरोज़गार हो गए जो हाथ से बहुत सुंदर वस्तुकला बनाते थे, हैंडीक्राफ्ट बनाते थे। तो इसी पाठ के ज़रिए आपको ये लेखक बताना चाहता है कि कैसे एक इंसान का जीवन पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है जब उसका जो है रोज़गार छिन जाता है और वो बेरोज़गार हो जाता है। तो इस पाठ के ज़रिए हम ये पढ़ेंगे। इसका मुख्य पात्र जो है वो है बदलू। बदलू के जीवन की ये कहानी है। ठीक है, तो इसमें जो है लेखक जो है वो छुट्टियों में बचपन में अपने गांव जाता था और वहाँ पर नानी के घर, जैसे आप लोग जाते हो छुट्टियों में, तो वो भी हर छुट्टियों में अपने गांव जाता था और वहाँ पर ये बदलू रहता था। और ये बच्चों को होता है कि कुछ अलग सी चीज़ उनको अपनी तरफ आकर्षित करती है, कुछ ऐसा देखते हैं जो शहरों में वो नहीं देखते हैं, तो वहाँ जाकर वो उनको बड़ा अच्छा लगता है गाँव में। तो ये बदलू भी जो है गाँव में लाख की चूड़ियों का काम करता था, मनिहार था। ठीक है, तो ये जो है बचपन में ये जो लेखक है ये उसके घर में जाकर बैठ जाता था और उसको चूड़ियाँ बनाते हुए देखता था, रंग बिरंगी चूड़ियाँ वो बनाता था। और वो भी बदलू भी बच्चे को है अपनी उसी लाख से छोटी छोटी रंग बिरंगी गोलियाँ बनाकर उसको खेलने के लिए देता था। तो लेखक को वो बहुत अच्छी लगती थी। तो चलो आइए हम पढ़ते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। गांव में वो सबसे अच्छा, उसको बच्चों को वही इंसान अच्छा लगता है जो उनको कुछ ऐसी चीज़ दे जो उनको बहुत पसंद हो। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, सहन मतलब बरामदा था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था।
अब ये पूरा सीन वो बता रहा है कि उसका घर कैसा था, उसको क्या क्या अच्छा लगता था उसमें। तो उसको उसका घर अच्छा लगता था, खुला घर, ऊंचे पे बना था थोड़ा सा, और उसके घर के सामने बड़ा सा बरामदा था जहाँ एक नीम का पेड़ था, और उसी नीम के पेड़ के नीचे बदलू ने अपनी भट्टी लगाई हुई थी जिसमें लाख गर्म करता था। लाख को पिघलाया जाता है, फिर उसको सांचे में ढाला जाता है। तो उस नीम के पेड़ के नीचे ही भट्टी जो जिसमें आग जलती रहती है, वो दहकती रहती थी, जलती रहती थी, और उसमें वो लाख पिघलाया करता था। और सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी। चौखट होती है, चौकोर लकड़ी होती है, ठीक है। जो आपको शब्द में अर्थ बता रही हूँ उसको आप अंडरलाइन करके आप पेंसिल से उसका अर्थ वहीं लिख सकते हैं। जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता, ठीक है। वो जब पिघल जाती थी फिर उस चौखट पे रखकर उसको वो चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। बेलन जो जिसे रोटी बेलते हैं उस तरह की मुंगेरियां, लकड़ी जो ऐसी लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है, आगे से पतली और पीछे से मोटी, और उसी पर वो लाख को लपेटकर चूड़ी का आकार देता था। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। अब लाख की चूड़ियां, वो आगे से पतली पीछे से मोटी, इसलिए क्योंकि अलग अलग आकार की चूड़ियां, अलग अलग साइज़ की चूड़ियां होती थी। तो छोटी चूड़ी आगे और बड़ी चूड़ी पीछे बनाई जा सकती थी। तो वो उनमें वो लाख लपेटता, उनको ठोकता पीटता, उनको आकार देता, और उसके बाद उसको रंगता था अलग अलग रंगों में। बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। मचिया बैठने का एक चौकोर से एक चारपाई जैसे होती है, चारपाई होती है ना जो लकड़ी के में रस्सी से बुन के बनाई जाती है, ऐसे एक बैठने की छोटा स्टूल टाइप जो है वो होता था, पुरानी थी, उस पर बैठकर वो ये काम करता था। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। तो जाके उसको ये काम करते हुए उसको देखना बड़ा ही पसंद था कि वो कैसे काम करता है। वो भी मचिए पे उसको बिठा देता था बच्चे को। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई। उसको अपने काम पे बहुत गर्व था और वो बहुत अपने आप को ही सहारता था कि हाँ ये मैंने कितना अच्छा काम किया है। बदलू मनिहार था। मनिहार मैंने जैसे बताया चूड़ियाँ बनाने वाले या बेचने वाले को मनिहार कहते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक जो होता है पुश्तैनी, पूर्वजों से जो चला आ रहा पेशा, जो काम होता है, जो जैसे अगर कोई हकीम है या कोई वैद्य है तो उसका बेटा भी अगर वैद्य बनता है या और आगे तो उसको बोलेंगे पुश्तैनी काम, कि पुराने कई पीढ़ियों से वो काम उनके यहाँ पर परिवार में चलता आ रहा है। तो उसके पिताजी भी यही काम करते थे, उनके पिताजी भी यही काम करते थे, तो वो भी यही काम करता था। वो उनसे ही बच्चे जो हैं सीखकर उसी अपने घर के जो है काम को सीखकर करने लगते हैं, आके उसको पुश्तैनी काम बोलते हैं। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था, बहुत अच्छा कारीगर था। अब देखो इसमें पूरा व्यक्तित्व उसका वो
एक्सप्लेन कर रहा है कि वो कैसा था उसका, ठीक है, चरित्र कैसा था उसका। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, इसका मतलब वो बहुत कुशल कारीगर था, बहुत अच्छा कारीगर था, बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था, जिसकी जो खपत है, माल की बिक्री जो है, मतलब उसकी चूड़ियाँ बहुत जल्दी बिक जाती थी, लोग बहुत पसंद करते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी और उसके गांव में जितनी भी औरतें थीं वो सब उसी बदलू के हाथ की बनी चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ पहनते थे। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे और जो आसपास के गांव और भी गांव थे वो इतना मशहूर था कि दूसरे गांव से आके भी लोग उससे चूड़ियाँ खरीदते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता ना था। अच्छा, अब आपको ये पता चलेगा ये किस समय की कहानी है। हम जब भी कोई कहानी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो किस परिवेश की कहानी है, किस समय में वो लिखी गई होगी, उस ज़माने का पता चल जाता है आपको। तो वो जो बदलू था वो चूड़ियों को पैसों के बदले में नहीं बेचता था, वो उनको मुफ्त देता था। तो क्या लेता था उसके बदले? कुछ तो लेता होगा। तो वो उन पैसों से बेचता ना था, उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय आपने हिस्ट्री में, इतिहास में पढ़ा होगा, पहले बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु के बदले वस्तु, आप चीज़ के बदले चीज़ लो। आपको गेहूँ चाहिए तो आपके पास चावल है तो आप उसके बदले चावल देके आप गेहूँ ले सकते हो। तो इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। करेंसी नहीं चलती, पैसा नहीं चलता, ठीक है। अभी भी वो यही करता था, वो चूड़ियों के बदले कुछ वस्तु लेता था, पैसे नहीं लेता था। और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे, वो चूड़ी देता था और लोग उसको अनाज दे जाते थे, सब्जी दे जाते थे, इस तरह से वो चूड़ियाँ देता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। अब एक और उसका चरित्र पता चला कि वो एक कुशल कारीगर तो था ही और साथ में वो स्वभाव में बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा, उसका कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था, लेकिन किसी के यहाँ अगर शादी होती थी तब वो जिद करता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। जब विवाह पे जब दुल्हन की चूड़ियाँ बनती थी तो उसमें वो उसको शुभ मानता था और उस पर वो जिद करता था कि मुझे इसका अच्छा दाम मिले। वो सारी कसर जो है पूरी करता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता है। सुहाग का जोड़ा मतलब दुल्हन का जोड़ा, उसका तो महत्व ही होता है कि दुल्हन का वो एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। उस दिन वो जो पहनेगी वो बहुत बड़ी बात होती थी। तो इसलिए मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर ज़रा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगना एक मुहावरा है, लोहे लगना बहुत मुश्किल आना, बड़ी मुश्किल हुई थी। वो बिगड़ गया, उसको मन चाहा उसको सामान नहीं मिला चूड़ियों के बदले, दुल्हन की चूड़ियों के बदले, तो वो अड़ गया, ज़िद पर अड़ गया, नहीं मैं तो ऐसे चूड़ियाँ नहीं दूंगा। फिर बड़ी मुश्किल से उसको मनाया गया था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। अब वो सुहाग के जोड़े के लिए, दुल्हन के चूड़ियों के लिए वो बहुत सारी चीज़ें लेता था। क्योंकि शादी ब्याह रोज़ रोज़ तो नहीं होती थी, तो वो उस अवसर को जाने नहीं देता था और सारी कसर निकालता था। उसमें उसको कपड़े भी, ढेरों अनाज भी मिलते थे, उसकी पत्नी के कपड़े, उसके कपड़े, पगड़ी और रुपए भी वो लेता था। तब वो लेता था रुपए। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। उस वक्त कांच की चूड़ियों का रिवाज अभी ज़्यादा नहीं था, अभी शुरू ही हुई थी। तो उसको बहुत चिढ़ थी क्योंकि उसका जो काम था वो तो लाख की चूड़ियों का था। अगर कोई कांच की चूड़ियाँ पहनेगा तो उसकी लाख की चूड़ियाँ कौन पहनेगा? तो इसलिए उसको
कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ती। यदि किसी भी स्त्री के हाथों से उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर उठता। कुड़ जाना मतलब चिढ़ जाता था, और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था कि ये क्या कांच की चूड़ियाँ पहनी है, लाख की चूड़ियाँ पहनी चाहिए, वो शुभ होती हैं और अच्छी होती हैं और सुंदर लगती हैं। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में, क्योंकि शहर से जाता था तो वो तो कभी शहर गया नहीं था, तो वो इसी से, जो लेखक है उसी से वो शहर की बातें पूछता था, उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछता था। कि मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात है और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। अब ये देखो, वो व्यंग्य कर रहा है, तंज कस रहा है। जब लेखक ने बोला कि काका वहाँ तो कांच की चूड़ियाँ औरतें पहनती हैं, तो वो चिढ़ गया, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता था। तो उसने कहा कि शहर की बात ही कुछ और है, वहाँ तो नाजुक औरतें रहती हैं, लाख की चूड़ी भारी होती है, और लाख की चूड़ी पहनेंगी तो क्या उनके मोच नहीं आ जाएगी नाजुक लें। और वहाँ तो भी शहर का माहौल अलग होता है, खुला माहौल होता है, लोग ओपन होते हैं, और वहाँ पर तो औरतें आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। तो उसको बात अच्छी नहीं लगी बदलू को, इसलिए उसने यहाँ पर व्यंग्य किया। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। खातिर यहाँ पर आवभगत, बहुत अच्छे से उसका स्वागत करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और उसके यहाँ, इसका मतलब एक गाय भी थी, उसने पाली हुई थी, और उसकी मलाई उसको वो देता था। और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। और इसका मतलब उसके घर में आम के पेड़ लगे हुए थे, या आम का बगीचा होगा जिसमें जो आम लगते थे। तो गर्मी की छुट्टियाँ होती थी तभी वो जाता था, और वो आम 2-4 खा के ही आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बनाता था। उसको मेन आकर्षण क्या था, मुख्य आकर्षण उसका क्या था लेखक का उसके पास जाना, वो रंग बिरंगी गोलियाँ। बचपन में आप मम्मी पापा से पूछना कि बचपन में उन्होंने भी वो रंग बिरंगी गोलियाँ ज़रूर खेली होंगी। लाख की गोलियाँ पहले आती थी। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। बहुधा ज़्यादातर, अधिकतर, प्राय वो अपने मामा के यहाँ जाता था, क्योंकि उसको बड़ा अच्छा लगता था वहाँ पर। 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। पूरी गर्मी की छुट्टियाँ वो वहीं बिताता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव ना आ सका। और एक समय ऐसा आया जब उसके पिता की बदली हो गई, ट्रांसफ़र हो गई, और वो बहुत दूर चले गए, और वो काफ़ी समय तक उस गांव में वो नहीं आ सके। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया, तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। इसका मतलब वो बड़ा हो गया, 8-10 साल बाद गया था, काफ़ी बड़ा हो चुका था। अब वो बच्चा तो रहा नहीं था कि जो उसको लाख की चूड़ियाँ अच्छी लगती, कोई रुचि अब उसमें नहीं थी। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी रुचि भी बदल जाती है, उनके खिलौने भी बदल जाते हैं। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। वो बच्चा नहीं था तो उसको ध्यान ही नहीं रखा, क्योंकि 10 साल बीत गए थे, तो उसको काफ़ी दिनों तक बदलू की कोई याद ना आई। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहने थीं। अब जो शहर का जो रिवाज था, बदलाव था, अब गांवों तक पहुंच चुका था। इसका मतलब मशीनीकरण हो चुका था। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। विरले मतलब कोई, बहुत कम हाथों में उसने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन से ऐसा मुझे बदलू का ध्यान आया। जब वो चूड़ियों पे ध्यान गया, तब उसे उन चूड़ियों को देखकर उसे बदलू की याद आई।
बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की लड़की, छोटी लड़की, आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसने खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना था, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ है और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। चबूतरा थोड़ा ऊंचा सा स्थान और उसी नीम का पेड़ अभी भी था और खाट पर लेटा था, चारपाई पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। पहचाना नहीं, बड़ा हो गया बच्चा, शक्ल बदल गई, उसको बिल्कुल पहचान में नहीं आया और वो भी बूढ़ा हो गया। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। तब उसने उसको याद कराने के लिए कहा कि मैं आपसे रंग बिरंगी गोलियां ले जाता था, मैं वही लड़का हूँ जनार्दन। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। वो फिर भी चुप रहा और याद करने की कोशिश करा। स्मृति पटल अपने दिमाग के उसमें सोच रहा था कि इस लड़के को कहाँ देखा है मैंने, और कोशिश कर रहा था। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। तब वो पहचाना और उसने कहा, अरे आप बहुत दिन बाद आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, देखा आसपास, घर उसका देखा। ना तो मुझे उसकी मच्छियाँ ही नजर आई, ना ही भट्टी। अब उसने देखा कि वो नीम के पेड़ के नीचे जो वो भट्टी लगाता था, जिस पे वो बैठकर वो चूड़ियाँ बनाता था, वो कुछ भी नहीं था वहाँ पर। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। इसका मतलब अब उसकी बनाई हुई लाख की चूड़ियाँ कोई नहीं खरीदता था, कोई नहीं पहनता था। उसकी लाख की चूड़ियों की जगह किसने ले ली? कांच की चूड़ियों ने। गांव में कांच का प्रचार हो गया, चलन हो गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, मशीन का युग आ गया, टाइम आ गया। अब तो मशीनों से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा लोग प्रयोग करते हैं, हाथ से बनी हुई चीज़ों को कोई नहीं पूछता। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, मतलब ट्रैक्टरों से। जैसे पहले हल से जोते जाते थे बैल लगाकर, अब तो वहाँ भी ट्रैक्टर ने जगह ले लिया। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, वह लाख में कहाँ संभव है। अब यहाँ भी वो व्यंग्य कस रहा है, तंज कस रहा है कि हाँ भाई, लोगों को अब तो भी कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा पसंद आती हैं, उनमें सुंदरता दिखती है उनको। लाख की चूड़ियों में उनको कोई सुंदरता नहीं दिखती। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। फिर उसने कमी भी निकाली, क्योंकि चिढ़ जाता था वो कांच की चूड़ियों को देखकर। तो कहता था कि देखो, कांच की चूड़ियाँ खतरनाक तो होती हैं, हाथ टूटे तो हाथ में गड़ सकती हैं और खून निकल आता है। वही उस दिन उसकी मामा की बेटी के साथ भी हुआ था। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। और जब कहता नाजुक तो होता ही है, फिर कहते कहते वो उसको खांसी उठी। मुझे लगा उसे दमा है। दमा मतलब अस्थमा है उसे। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उम्र के साथ साथ उसका शरीर भी अब ढल चुका था, मतलब कमज़ोर हो चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जब हाथ बूढ़े हो जाते हैं तो नसें दिखने लगती हैं। तो यह अब उसकी शरीर की अवस्था बता रहा है कि वो शरीर भी कैसे कमज़ोर हो चुका था। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, बूढ़ा इंसान, बहुत उसको एक्सपीरियंस था, तजुर्बा था। वो देख लिया कि भांप गया कि ये क्या सोच रहा है। जब उसको खांसी उठी तो उसने देख लिया कि मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। उसने कहा, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली मतलब सीजनल खांसी है, मौसमी खांसी है, ये ऐसी बस थोड़ी सी एलर्जिक है, कुछ खास नहीं है, मेरे को दमा नहीं है। तो वो भाग गया कि ये इसके मन में क्या है। यही महीने 2 महीने से आ रही। इसका मतलब उसको सामने वाले के हाव भाव पहचानना आता था, तजुर्बा था उसको उम्र का।
एक और उसका चरित्र का हमें पता चलता है 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। उसने कहा ये ऐसे मौसम की खांसी है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। वो चुप रहा, उसने कहा इसके अंदर कुछ ना कुछ बहुत व्यथा है, कोई दुख है इसके मन में। मैं देर तक सोचता रहा, फिर रहा इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। अब उसके लेखक मन में सोच रहा था ये बेचारा बेरोज़गार हो गया, इसके मन में कितना दुख होगा कि इस मशीनी युग ने कितने लोगों के हाथ काट दिए, मतलब कितने लोगों से उनका रोज़गार छीन लिया। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं था। उधर वो मन में सोच रहा था ये सामने वाला क्या सोच रहा है। आम की फसल अब कैसी है काका, उसने बात आगे बढ़ाई कि अब उसको याद आया कि वो आम खाता था वहाँ पर, तो उसके पेड़ों से, तो वो कहता था अब आम की फसल कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, अच्छी है लल्ला। उसने बात को बदलने की कोशिश करी ताकि उसका ध्यान और तरफ लगे। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहकर उत्तर दिया। लहकर मतलब थोड़ा सा ढीली आवाज़ में उत्तर दिया, अच्छी है, मतलब ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया। और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो लल्ला के लिए आम तो ले आ। तो उसने कहा, अपनी बेटी को उसने आवाज़ दी और उसने कहा आम लेके आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मुखातिब मुँह घुमाकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। गांव के लोगों में अपनापन बहुत होता है, जो भी घर में आता है उसको बिना खाए पिलाए वो नहीं भेजते हैं। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आम तो आपको खाने ही पड़ेंगे। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय की दूध की मलाई उनके लिए बचा के रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। उसको अचानक से गाय की याद हो आई। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए, बेच दी, कहाँ से खिलाता। अब उसका काम ख़त्म हो गया, उसकी आमदनी ख़त्म हो गई, तो उसको गाय बेचनी पड़ी। उसकी ये हालत हो गई क्योंकि वो गाय को पाल नहीं पा रहा था, उसके लिए खाना नहीं ला पा रहा था। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। डलिया एक तरह की टोकरी होती है, ठीक है, उसमें वो आम लाई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। फिर ये तो बहुत है, बचपन में तो 3-4 आम खा जाता था, उसको याद था, लेकिन अब बड़ा हो गया। उसने कहा कि मैं इतने नहीं खा पाऊँगा। वाह वाह, वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना। तो उसने यहाँ भी तंज कसा कि शहरी लोग कम खाते हैं, उनकी भूख कम होती है, वो गांव के लोग तो हट्टे कट्टे होते हैं, उनको उनका जो खान पान होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। अब ये देखो इसकी भाषा कैसी है, बखत, ये एक देसी भाषा का शब्द है, वक्त को बखत लिखा हुआ है, ठीक है। मैं जब तुम्हारे उम्र का था तो मैं से 4 गुना आम खा जाता था एक ही टाइम पर। आप लोगों, क्योंकि गांव का था तो गांव की भाषा बोलेगा ना वो। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है, अभी नया पेड़ है, इसी साल उसने फल दिए हैं। उसके आम वो उसको बड़े चाव से दे रहा था। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजुली मतलब हथेली में रखे और उसकी तरफ बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई मतलब रुक गई। जब वो आम दे रही थी तो उसके हाथों पर लेखक की नज़र टिकी। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। उसकी गोरी कलाई पर फबना मतलब सुंदर लगना, अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा। अब बदलू सामने वाले की नज़र को पहचानता था, हाव भाव से वो पता कर लेता था कि सामने वाला क्या सोच रहा है। तो उसने उसकी दृष्टि मतलब नज़र पहचान ली कि वो क्या देख रहा है। वो उसने देख लिया कि ये मेरी बेटी की कलाइयों में पड़ी लाख की चूड़ियाँ देख रहा है। तो उसने तुरंत जवाब दिया, उसे पूछे बिना ही, कि यही आखिरी जोड़ा बनाया था।
क्योंकि वो समझ गया था कि लेखक के मन में क्या है। वो लाख की चूड़ी को देख रहा था, क्योंकि ना उसके वहाँ पर उसने मुंगेरी देखी, ना उसकी वो भट्टी देखी। तो उसने कहा कि ये ही मैंने आखिरी जोड़ा बनाया था ज़मींदार साहब की बेटी के विवाह पर, ज़मींदार साहब की बेटी के लिए बनाया था। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, वो मुझे बहुत कम दाम दे रहे थे, सिर्फ 10 आने। इसका मतलब ये कहानी उस समय की है जब आना चलता था, पैसे, कौन सी करेंसी चलती थी, ये बहुत पुरानी है। टका चलता था, आना चलता था, जैसे 4 आने, 8 आने, ठीक है ना। तो ये उस समय की है। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ, और इतने कम दामों पर। वो तो वैसे ही शादी में अड़ जाता था, कम दाम में वो देना नहीं चाहता था, और उसने उनको वो जोड़ा नहीं दिया और मना कर दिया कि आप जाके शहर से ले आओ, मैं आपको नहीं दूंगा। मैंने आम के लिए ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। मतलब वो हार गया था, किससे? मशीनों से हार गया था। उसका रोज़गार मशीनी चूड़ियों, कांच की चूड़ियों के सामने हार गया था, परंतु उसने अपना व्यक्तित्व नहीं छोड़ा, उसने वो ज़िद नहीं छोड़ी, उसने वो चूड़ियाँ कम दाम में ज़मींदार को नहीं दी। वो अपनी बात पर डटा रहा। इससे उसके व्यक्तित्व की मजबूती का पता चलता है। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था, कच्चा व्यक्तित्व का वो नहीं था, कमज़ोर व्यक्तित्व का नहीं, बहुत मजबूत व्यक्तित्व का मालिक था, और वो आसानी से नहीं टूटा। ठीक है, तो कहानी पढ़कर हमें ये पता चलता है कि वो बदलू किस व्यक्तित्व का इंसान था, और मशीनी युग ने ऐसे बदलू जैसे अनेक कारीगरों के हाथ से रोज़गार छीन लिए थे। हस्तशिल्प जो है, हैंडीक्राफ्ट जिसको बोलते हैं हम, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पहले बनाई जाती थी हाथ से। जैसे खादी का अब फिर से शुरू हो गया है, हैंडलूम के कपड़े होते हैं, वो ऐसे बहुत से रोज़गार हैं, हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं, वो अब उनकी जगह मशीनों द्वारा बनाई गई चीज़ों ने ले ली है। ठीक है, आप इसके कठिन शब्द करेंगे, शब्दार्थ करेंगे और प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। इसको आप फिर से खुद एक बार पढ़ेंगे। आज के लिए